इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, इसके कुछ रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, जो हम अभी तक क्या निकाल रहे थे, हम ई की वैल्यूज निकाल रहे थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे, हमने पॉइंट चार्ज की निकाली, फिर मैंने आपको रिंग की निकाल के दिखाई, डेरिवेशन थी रिंग की एक्सिस के ऊपर, फिर डिस्क नहीं करवाई, डिस्क का फॉर्मूला करवा दिया क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत हार्ड थी उसकी, छोड़ दी, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। फिर मैं लाइन चार्ज करवाई, लाइन चार्ज की एक्चुअल डेरिवेशन तो बहुत ही बड़ी है, ये देखो, अगर आपने एक्चुअल करना है तो ये देखो कितना बड़ा तरीका है इसको करने का, हमने किया भी नहीं इसे, राइट। तो सिर्फ यही नहीं, आने वाले टाइम में अभी क्या है, कोई आपको सॉलिड स्फेयर भी देगा, वो कहेगा जो सॉलिड स्फेयर है, इस सॉलिड स्फेयर के r डिस्टेंस दूर E निकालो। वो आपको एक शीट भी देगा, एक शीट की वजह से r डिस्टेंस पे E निकालो। वो आपको शेल देगा, पता नहीं क्या अजीब अजीब फिगर देगा। अब सोचो ना इसकी इंटीग्रेशन कितनी हार्ड है, सॉलिड स्फीयर 3D फिगर है, 3D फिगर में कहाँ कहाँ एलिमेंट लोगे वो तो आज तक हमने किया ही नहीं है, ये बहुत हार्ड है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गॉस, मुझे लगता है वो भी परेशान हो गया होगा इंटीग्रेशन को देख देख के। उसने एक शॉर्टकट निकाला, उसने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स फिगर्स हैं, चार्ज फिगर्स हैं, जिसकी वजह से मुझे ई निकालना है, आप एक्चुअल मेथड मत करो जो आप सीख के आए हो, इंटीग्रेशन एलिमेंट लो, इंटीग्रेट करो, मत करो। ये बंदा आपको सिर्फ, गॉस नाम का साइंटिस्ट आपको 3 लाइन के अंदर पूरे स्फेयर की ई निकाल के दिखा देगा। और जो लाइन चार्ज जो आपने ये देखी ना, मैंने करवाई नहीं, ये इतनी बड़ी डेरिवेशन देख रहे हो, सिर्फ 2 लाइन के अंदर, 2 मिनट में, 2 लाइन में आपको ये फॉर्मूला करवा देगा। इसका मतलब गॉस ने जो काम किया और फ्लक्स इंट्रोड्यूस किया, जो हम करने जा रहे हैं, फ्लक्स इसलिए पढ़ने जा रहे हैं ताकि हमें बड़ी इंटीग्रेशन ना करनी पड़े ई की वैल्यू निकालने में। हमने निकालना तो ई है, पर हम इंटीग्रेशंस के मेथड को फॉलो करना नहीं चाह रहे, कोई और शॉर्टकट निकालना चाह रहे हैं। तो फ्लक्स हेल्प करेगा हमें उन जगह पे ई निकालने में जहां पर फिगर्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो मतलब बता रहा हूं कि इसका रीजन क्यों है, फ्लक्स की इंट्रोडक्शन हुई क्यों है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। शुरू में आपको अजीब लगेगा, या 15-20 मिनट ये क्या पढ़ाई जा रहे हैं, कैसा ऐसा कैसे होता है, लेकिन जाते हुए आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बस आप सुनते रहो और नोट करते रहना जो मैं करवाऊंगा। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। डेफिनेशन देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब पहला क्वेश्चन ये, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टडी की, हमने कहा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हैं, इसे काउंट करो। भाई फ्लक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस, काउंट कैसे करें, ये तो इमेजिनरी थी, ये तो हमने इमेजिन करके बनाई थी, और एक तो पहली इमेजिनरी है, फिर कहते हैं ऐसी कि कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं ये बताओ, जो दिख ही नहीं रहा उसे काउंट करके क्या बताओगे, पॉइंट है। लेकिन ये गॉस नाम का साइंटिस्ट ये करके दिखाएगा आपको, ठीक, वो एक कॉन्सेप्ट बनाएगा जिसमें वो लाइंस कितनी क्रॉस कर रही हैं, और वो भी कैसे, परपेंडिकुलरली, क्योंकि सारी लाइंस परपेंडिकुलरली तो क्रॉस करेंगे नहीं। जैसे मान लो लाइन तो सीधी जा रही थी, पर उसे कैसे चाहिए, लाइंस परपेंडिकुलर, तो कितनी लाइंस 90 डिग्री पे जा रही हैं, उसको अगर मैं काउंट करूं उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं गिवन एरिया परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे, उसे फ्लक्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन बड़ी अजीब है, समझ में नहीं आती, मतलब सोचता है लेकिन सोच नहीं पाता हुआ क्या है। आप ऐसे समझें, आपने मान लो एक अम्ब्रेला, छाता लिया, बारिश पड़ रही है, अब छाते पे बारिश पड़ रही है, अब लैंग्वेज देखो क्या यूज़ करोगे, ये देखो, ठीक है। तो ये बारिश पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, इस ऐसे पड़ रही है, मान लो ऐसी लाइंस आ रही हैं, बारिश की लाइंस आ रही हैं, इमेजिन करो। अगर बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है तो ये लाइंस काफ़ी क्लोज हो जाएंगी, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत छींटे पास पास गिरेंगे। आप बोलेंगे कि रेन का फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, बारिश का फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा है, तो फ्लक्स ज़्यादा है। हम, मुझे पता है इन शॉर्ट बारिश ज़्यादा तेज़ है, मुझे पता है कि तेज़ है या बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, ऐसा भी बोला जा सकता है, पर फिजिक्स का स्टूडेंट बोलेगा फ्लक्स ज़्यादा है, ठीक।
मान लो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा शो करके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो लाइन ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, हम बोलते हैं फ्लक्स ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा है, एक एरिया में से क्रॉस कर रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, उसका फ्लक्स भी ज़्यादा निकलेगा किसी बॉडी का। तो बेसिकली लाइंस के ऊपर काम करना, कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं किसी गिवन एरिया को परपेंडिकुलरली, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मैं इसको आगे समझाता हूँ कि एक्चुअल में है क्या चीज़ और कैसे ये काम कर रहा है, और अलग अलग फिगर से भी समझाऊंगा आपको कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले दूसरा पॉइंट याद रखना, ये कैसे काउंट करते हैं बात की बात अभी करवाऊंगा। दूसरा पॉइंट, इस चैप्टर में एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया, आप एक हो गए, एरिया भी वेक्टर होता है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। एरिया कैसा वेक्टर है? एरिया भी वेक्टर है। एरिया वेक्टर अगर वेक्टर है तो कोई पूछेगा कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है। एरिया वेक्टर अगर मान लो इसके एरिया इसका, इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज, याद रखना, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इस सरफेस के 90 डिग्री पे एरिया निकलेगा। तो याद रखना एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। कोई कहता है कि ये मतलब क्या, ये कैसा रूल है? देखो ये याद करना है ये रूल। जैसे सपोज करो आपके पास ये एक बॉडी है ना, मान लो ये एक बॉडी है, 3D बॉडी है। किसी ने कहा कि इसका एरिया निकाल के दिखाओ, एरिया वेक्टर बताओ कहाँ होगा। मेरे पास दो तरीके हैं, इस फेज के ऊपर या तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा या फिर एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, क्योंकि वेक्टर शुड बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू दी सरफेस। क्योंकि एरिया वेक्टर तो 90 डिग्री पे ही होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। तो याद रखना आपने एरिया वेक्टर बॉडी के अंदर नहीं लेना, आपने बॉडी के बाहर लेना है। तो ये नहीं लेना, आपने ये लेना है। कभी भी जब एरिया वेक्टर बनेगा वो किसी भी सरफेस के 90 डिग्री आउटवर्ड ही बनेगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक ये सेकेंड रूल याद रखना इसमें। अब क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। फॉर एग्जांपल ये लाइंस जा रही हैं ई वेक्टर की, और आपने एक बड़ा सा एरिया ले लिया कोई भी सरफेस का। ये तो बहुत बड़ा एरिया, आप छोटा एरिया ले लो। मान लो छोटा एरिया कितना है? ds। ds इज स्मॉल सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया के बीच में से लाइन 90 डिग्री से क्रॉस नहीं कर रही, पर मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रॉस करवाना है? इसके परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देख लिया इसका एरिया वेक्टर कहां पर है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि एरिया वेक्टर तो सरफेस एरिया के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा ही बनाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर मान लो यहां बना ds वेक्टर, जैसे मेरा हाथ है टेढ़ा है, इसका एरिया वेक्टर ये बनेगा ऐसे। ये ऐसे होता तो ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ये मेरा हाथ है, एरिया वेक्टर ऐसे बना है। तो एरिया वेक्टर ये रहा, पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो ऐसी है। तो ये ई वेक्टर का एक कंपोनेंट ले लो ds के साथ। तो ई और ds में मान लो एंगल कितना है? थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट होगा यहां पर क्या? ई कॉस थीटा। ये कंपोनेंट एरिया वेक्टर के साथ गया। एरिया वेक्टर तो सरफेस एरिया के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा ही बनाएगा। तो ई कॉस थीटा भी जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा? आप ये ना सोचें कि मैं आपको लाइन काउंट करने को बोलूँगा, इतने काउंट कर दो। जिसने ये चैप्टर बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया फ्लक्स का, उसने तरीका बताया फ्लक्स कैसे निकलेगा, है ना। हमें वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो टेस्ट करके आया है, बहुत फिगर के ऊपर ने फ्लक्स निकाला और वो सही निकला। तो तरीका ये है कि अगर आप ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। वैसे फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, लेकिन क्योंकि एरिया स्मॉल है तो मैंने क्या लिखा? डी फाई। स्मॉल एरिया स्मॉल फ्लक्स, बड़ा एरिया बड़ा फ्लक्स। तो मैंने क्या लिख लिया? मैंने डी फाई लिख दिया। तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है कि ई कॉस थीटा, ई नहीं, जो कंपोनेंट कहाँ जाएगा? एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर इनटू उसका एरिया। पर कई लोग को समझ नहीं आता, वो कहते हैं यार क्या चक्कर है। तो उनके लिए एक शॉर्टकट है, आप बस मुझे ये बताओ कि ई वेक्टर कहाँ पर है? ये रहा। कंपोनेंट मत लो। एरिया वेक्टर कहाँ पर है? ये रहा। आप बस ये बताओ इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। फॉर्मूला नंबर 1, स्मॉल फ्लक्स इज ऑलवेज गिवन बाय ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्यों? क्योंकि जब आप इसे ओपन करेंगे, क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? क्रॉस नहीं आएगा। कौन सा आएगा? डॉट आएगा। तो जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ई ds cos
थीटा वही चीज़ आएगी। तो आप ये मत करें, आप ये याद करें। तो पहला फॉर्मूला लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर स्मॉल फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यानी कि बनाने वाले ने एक ये टॉपिक बना दिया कि अगर आपको फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है तो फ्लक्स की कैलकुलेशन ऐसे करनी है, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के साथ करनी है। ठीक, तो फ्लक्स निकालने का पहला तरीका क्या है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, स्मॉल फ्लक्स निकालने का तरीका। ये याद ही करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जिसने फ्लक्स बनाया उसने डेफिनेशन हमें बना के दी। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। तो स्मॉल फ्लक्स कैसे निकलेगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या ओपन करने पे ई डी एस कॉस थीटा, एक ही बात है। अब दूसरा, अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो दोनों साइड्स की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। यही रूल है, ये तो स्मॉल फ्लक्स है ना। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो दोनों साइड्स की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, पर इस चैप्टर में इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा लगेगा, ऐसा स्पेशल है। इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड बताता हूं क्यों बोलते हैं। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई विल गिव फाई, और इंटीग्रेशन ऑफ ds कैसे निकलेगी, इसे क्लोज क्यों बोलते हैं, इसको समझते हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है ये कि x dx की x² 2 होती है, ये वो नहीं है। ये ऐसी है, मान लो आपके पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर का आपने एक छोटा एलिमेंट ले लिया, है ना, छोटा सरफेस एरिया ले लिया। छोटा सरफेस एरिया कितना लिया, ds, और रूल है सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो ds जो है इस तरफ है। अगर आप सारे ds 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 मिलाओ, इंटीग्रेट करो, तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर आ जाएगा। और आप सभी एरिया को मिलाओगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर आ जाएगा। ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, 4πr²। तो इसमें ना वैसे नहीं है कि 1 ds dx x होता है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपने सीधा वैल्यू लिखनी है, एरिया की वैल्यू लिख देनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds विल गिव टोटल सरफेस एरिया, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लिखो 4πr²। जैसे अगर सेम क्वेश्चन सिलेंडर के ऊपर है, अगर आप सिलेंडर का एरिया लो ds, अगर आप सारे ds 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 कर्व्ड एरिया लो सिलेंडर का, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या देगा, 2πr। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एरिया ऑफ अ फिगर लिख देना आंसर। और क्लोज्ड इसलिए क्योंकि स्फीयर इज अ क्लोज्ड बॉडी, है ना, क्लोज्ड बॉडी है ना, और सिलेंडर क्लोज्ड है, सिलेंडर क्लोज्ड बॉडी है। तो क्लोज इसलिए लिखते हैं कि सारे एरिया को क्लोज करके एक फिगर बनने वाली है, उस फिगर का एरिया इसमें लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे मान लो ये तरीका है, इस तरीके को आज मैं यूज़ करके दिखाऊंगा इसे कि कैसे इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी अभी तक कि फ्लक्स क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। कोई पूछ ले भाई लाइंस दिखती नहीं है, तूने फ्लक्स कैसे निकाला, तो कहना मेरे पास एक तरीका है फ्लक्स निकालने का, और वो तरीका है ई डॉट डी एस का। मैं टोटल फ्लक्स नहीं निकाल पाऊंगा, मैं छोटा फ्लक्स निकाल पाऊंगा, छोटे फ्लक्स में एरिया छोटा लूंगा। तेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है तो तू क्या कर लियो, इसे इंटीग्रेट कर लियो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। बस इतना सीखा। और तीसरी चीज एक और चीज सीखी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो दो चीजें क्लियर है। मेन चीज है फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है। 15-20 मिनट अजीब चलेगा, कोई बात नहीं, चलने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा एंड में। 3 लेक्चर का काम है, 3 लेक्चर में फ्लक्स एकदम क्लियर दिखता है कि हुआ क्या है। फर्स्ट में सबसे कम दिखता है, सेकंड में बेटर दिखता है, थर्ड में तो एकदम पिक्चर क्लियर होती है। ठीक, ये फिगर को ध्यान से देखो, है ना। मैं आपको थ्योरी में दिखाता हूं, डायग्राम से दिखाता हूं, और फॉर्मूले से दिखाता हूं हुआ क्या। मुझे बस ये बताओ, ये फर्स्ट फिगर है,
फर्स्ट फिगर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां पर है, रेड कलर की, टुवर्ड्स राइट। अगर मैं इसका छोटा एरिया लूं, ds वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो भी कहां पर है, मान लो ब्लैक कलर का, राइट। बोलो ई ds में एंगल क्या है, 0। ई ds में एंगल 0। तो इसमें मैथमेटिकली फ्लक्स क्या होगा, इसमें फ्लक्स होगा ई, स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, ई ds cos 0। cos 0 मैथ्स में 1 है, तो E इंटू डी एस, यानी कि फ्लक्स इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम। सही है। अच्छा सेकंड देखो, इसमें E वेक्टर एंड डी एस वेक्टर में एंगल क्या है, थीटा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, E डी एस कॉस थीटा, है ना। स्मॉल फ्लक्स क्या आएगा, E डी एस कॉस थीटा। क्या है, पॉइंट क्लियर है, फॉर्मूला लगा रहा हूं। अच्छा इधर आ जाओ, इसमें एरिया वेक्टर कहां पर है, ऊपर। ई वेक्टर कहां पर है, राइट। तो बोलो इसके अंदर एंगल क्या है, 90। तो बोलो फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस ऑफ 90, कितना, 0। क्यों, क्योंकि ये देखो इसमें रेड कलर की लाइंस देख रहे हो, इस कितनी लाइंस ने इस ब्लू कलर की फिगर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, एक भी लाइन ने नहीं बनाया। और डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। अब इसमें तो कुछ परपेंडिकुलर निकला ही नहीं, तो फ्लक्स क्या आ गया, 0। इसलिए वो वर्ड परपेंडिकुलरली आता है। तो मैक्सिमम इधर देखो कितनी रेड कलर की लाइंस ब्लू के साथ 90 डिग्री पे हैं, सारी की सारी। तो फ्लक्स इसलिए इसमें क्या आया, मैक्सिमम, क्योंकि 90 डिग्री पे मैक्सिमम लाइंस है। और इसमें बीच बीच में हो भी का कुछ है, कुछ नहीं है। तो समझ में आ रहा है ये परपेंडिकुलर वर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं है उसका फ्लक्स काउंट नहीं होने वाला। ठीक है। वो कंपोनेंट निकल जाएगा ना अगर ऐसे है तो। जैसे ई है तो ई डी एस कॉस थीटा बताया ना, ऐसे कुछ तो निकलेगी ना ऐसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।